The RKB Show सह प्रायोजक St. Anzo's IT Graduate Program. Now it's your time to shine. और Regency Estate, a new beginning of life. नमस्कार, सारा समय के आरकेबी शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और हर बार की तरह इस बार हम आपको हेडलाइन नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हैं उज्जवल निकम साहब। जी हाँ, उज्जवल निकम साहब इस वक्त हमारे साथ हैं आफ्टर हैविंग प्रोसिक्यूटेड वन मोर केस वेरी सक्सेसफुली। उज्जवल निकम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस। Thank you very Even much. though you don't seem to be very happy. Why? Absolutely, I'm happy. There's no problem. You're very happy at the fact that Mr. Praveen Mahajan has not been given the death sentence? No, it's a question of the happiness or happiness that doesn't arise at all. Because ultimately my effort was that he has committed the rarest of rare crime. And this is not a final court. I'm going to recommend to the government to prefer an appeal for the enhancement of the sentence. Enhancement of the sentence? Yes, of course. क्या बात, राइट। ये हमारे दर्शकों के लिए है। जैसा कि अभी भी उज्जवल निकम साहब को आपने सुना, उन्होंने ये कहा कि सिर्फ उम्र कैद ठीक नहीं है, उम्र कैद काफी नहीं है। एनहांसमेंट ऑफ द सेंटेंस का मतलब सिर्फ, जहां तक मैं समझता हूं, सिर्फ मृत्यु दंड ही हो सकता है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले देख लें कि अब तक प्रवीण महाजन केस में क्या हुआ है। प्रवीण महाजन केस में क्या हुआ? प्रमोद महाजन जी की हत्या को लेकर के प्रवीण महाजन को कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि इट इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। कोर्ट ने ये कहा है ये अनोखे में से अनोखा केस है जिसके तहत किसी शख्स ने दूसरे शख्स की जान ले ली, उसका कत्ल कर दिया। उसके तहत उसको उम्र कैद दे दी गई है और साथ में फाइन भी इम्पोज किया गया है। आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है कि प्रवीण महाजन को मृत्यु दंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या आपको लगता है कि उम्र कैद काफी है, या फिर आपको लगता है कि उसको माफ कर देना चाहिए? आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में? आप जरूर लिखें। आप बाकी भी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं। 59090 पर आप अपने एसएमएस भेजें। एंड एट द मोमेंट विद अस ऑफ कोर्स द अमेजिंग मिस्टर उज्जवल निकम once again on the RKB show, and we're really honored to have him here. But first, let's take a look at what's happened so far in the Praveen Mahajan case. दिसंबर सन 2007 दिन मंगलवार, जिसे महाजन परिवार कभी नहीं भुला सकेगा। इसी दिन मुंबई के सत्र न्यायालय ने प्रमोद महाजन हत्याकांड मामले में दोषी आरोपी प्रमोद के भाई प्रवीण महाजन को उम्रकैद की सजा सुनाई। सरकारी पक्ष ने आज अपनी दलीलों में ये बात पर भी जोर दिया कि प्रवीण ने प्रमोद महाजन की हत्या एक साजिश के तहत की। कि प्रवीण की ये तैयारी थी और पहले से ही शुरू थी, इसलिए उसने 15 अप्रैल 2006 को एसएमएस भेजा था। ये एसएमएस थ्रेटनिंग एसएमएस है। हमने कोर्ट में कहा कि मोटिव जो है इस केस में, जो 1 करोड़ रुपए कोर्ट ने नहीं बात मानी है, लेकिन जो थ्रेटनिंग एसएमएस है ये इट कॉन्स्टिट्यूट। हालांकि सरकारी पक्ष शुरू से ही प्रवीण महाजन की फांसी की सजा की मांग कर रहा था, लेकिन सत्र न्यायालय ने प्रवीण को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसलिए सरकारी पक्ष भी इस फैसले को लेकर असंतुष्ट दिखाई दे रहा है और मुंबई उच्च न्यायालय जाने का सरकारी पक्ष ने भी मन बना लिया है। प्रवीण के खिलाफ जो सजाए मौत की मांग की थी, उसके लिए हम हाईकोर्ट में अपील करने की जरूर ये एफर्ट रहेंगे। प्रवीण महाजन को सजा सुनाए जाने के बाद प्रवीण की पत्नी सारंगी महाजन पहली मर्तबा मीडिया से रूबरू हुई और उन्होंने कहा है कि वो भी इस फैसले से असंतुष्ट है, इसलिए न्याय के लिए वो मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। आज के फैसले के लिए मैं पूरी तरह से तैयार थी और आगे हाईकोर्ट जाने के लिए मैं मेरे 2 भाइयों के साथ पूरी तरह से तैयार होकर हाईकोर्ट जाऊंगी। बचाव पक्ष ने अपनी दलीलों में एक बात साफ तौर पर कह डाली कि प्रवीण महाजन ने अपने पिता समान भाई पर गोलियां क्यों चलाई और उन्हें क्यों मारा। इस बात का पता अभी तक नहीं चल पाया और न ही सरकारी पक्ष ने अदालत में इसे साबित किया। प्रमोद महाजन हत्याकांड मामले में अदालत का फैसला तो आ चुका है, लेकिन बचाव पक्ष वो लोग ये जानने के लिए अभी भी उत्सुक है कि आखिर प्रवीण महाजन ने प्रमोद महाजन पर गोलियां क्यों चलाई, क्या हालात पेश आए जिसके कारण प्रवीण महाजन को प्रमोद महाजन की हत्या करनी पड़ी। ये राज खुलना अभी बाकी है। फिलहाल दोनों ही पक्ष मुंबई उच्च न्यायालय में जाने की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि शायद मुंबई उच्च न्यायालय में ये राज पर से पर्दा हटे। कैमरामैन संदीप हरबलकर, भूपेंद्र सिंह व भरत मिश्र के साथ अलीम शेख, सारा न्यूज़ ब्यूरो, मुंबई। और प्रमोद महाजन कत्ल के मामले में अब भी हमारे साथ हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर जनाब उज्जवल निकम साहब। उज्जवल निकम साहब वही शख्सियत हैं जिन्होंने 1993 का केस भी लड़ा, 1993 बम ब्लास्ट का केस भी लड़ा, और अब एक बार और एक और सफलता, प्रमोद महाजन के कत्ल का केस आई थिंक इट्स बिन ब्रॉट टू अ क्लोजर सो टू स्पीक। लेकिन फिर भी जहां तक सेंटेंस का सवाल है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप असंतुष्ट हैं सजा से, क्वांटम ऑफ द सेंटेंस। देखिए, मैंने सजाए मौत इसके लिए मांगी थी क्योंकि कंसिडरिंग द टोटलिटी ऑफ द केस
और जिस हालात में इन्होंने गुनाह किया था, और जो मैंने कोर्ट के सामने जो कैटलॉग पेश किया था कि भाई इन्हें एक 22 अप्रैल का प्रमोद महाजन का कत्ल होगा, पर इसकी इसने तैयारी तो 12 अप्रैल से ही शुरू कर दी थी। 12 अप्रैल को अपने खुद के बैंक के अकाउंट से उसने 4 लाख रुपए निकाल के सारंगी के अकाउंट पे ट्रांसफर कर दी। 13 अप्रैल को उसने 3,65,000 अपने अकाउंट से निकल के सारंगी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। 15 अप्रैल को उसने एसएमएस भेज दिया, प्रवीण ने प्रमोद को एक एसएमएस भेजा, अब न होगी याचना, रन होगा, जीवन विजय के साथ या मरण होगा। ये थ्रेटनिंग एसएमएस था, उसको काफी मतलब निकलता है। इतना ही नहीं तो उसके दूसरे ही दिन उसने जो अपना लड़का है जो औरंगाबाद छुट्टी मनाने गया था उसको तुरंत बुला लिया 22 अप्रैल को। उसने जो उसका ब्रदर इन लॉ है नागपुर में रहता उसको बुला लिया। ये जो उसने प्रिपरेशन था, एक डेफिनेट मोटिव उसको था, एंड ऑब्वियसली अ प्री प्लान, वेरी कोल्ड ब्लडेड मर्डर। ये देखिए कोल्ड ब्लडेड मर्डर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि इस तरह से मर्डर को कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, तो मैं तो कहता हूं कि ये फ्रोजन ब्लडेड मर्डर है, क्योंकि आई वुड लाइक टू गो वन स्टेप अहेड। क्योंकि यहाँ पर जी बिल्कुल देखो, ये प्रवीण यहाँ पर अब तक जो सामने रिपोर्ट्स आ रही थी, जो हमने भी रिपोर्ट किया है अब तक, वो यही था कि हीट ऑफ द मूवमेंट में हो गया। शायद उनको बड़ा गुस्सा आया, वो वहां घर में पहुंचे। प्रवीण महाजन जो इस वक्त अभी भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे थे, अब तक जो देख रहे थे, हीट ऑफ द मूवमेंट में गुस्से में आकर के उन्होंने जाकर के अपने भाई का कत्ल कर दिया, क्योंकि वो उनसे मिल नहीं रहे थे। नहीं, ये गलत है। एक उसकी एक सोची हुई बहुत लंबी चाल थी कि उसने एक डिटरमाइन कर लिया था कि हमें इनको मारना है, और इस इरादे से ही वो उसके आवास पे गए थे। देखिए किस तरह से गया, और क्योंकि प्रमोद जी को मालूम ही नहीं था। क्यों मालूम नहीं था ये मैं बता रहा हूं, क्योंकि प्रमोद जी ने कहा था कि जैसे उसको गोली लगने के बाद जब उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, तब उन्होंने उनके जो ब्रदर इन लॉ थे गोपीनाथ मुंडे, उनको कहा कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि मेरे भाई ने मुझ पे गोली चलाई। देखिए उसका बात गौर करने की बात है, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है। वो पूछते हैं मुंडे जी को कि मैंने क्या ऑफेंस किया। तो इसका मतलब साहब है कि प्रमोद महाजन वाज आल्सो शॉक्ड एट दैट टाइम। जैसे गोली लगी, जैसे प्रवीण ने ऑन ओथ एविडेंस दिया है, जैसे प्रवीण ने प्रमोद जी पर गोली दाग दी, तो प्रवीण कहता है कोर्ट में कि प्रमोद ने मुझे पूछा कि तुम कहां जा रहे हो गोली मारने के बाद भी, एंड ही कामली रिप्लाइड, प्रवीण सेड, मैंने ठंडे दिमाग से उसको बोला कि मैं पुलिस स्टेशन में जा रहा हूं। ये कैसा है? But has he shown no remorse at all? You've interacted with this man, you've interrogated him, you've cross-examined him. Interrogation तो खैर आपने नहीं करी है, cross-examine आपने किया है। क्या कहीं कोई भी पछतावा उनकी शक्ल पर दिख रहा है क्या? प्रधान जी, ये बहुत मुझे ये हैरान इसलिए मैं हो गया कि शुरू से मैं देख रहा हूं, शुरू से मैं वीडियो फोटो इसमें कैमरा में भी उसको देखा हूं कि कहीं उसके रिपेंटेंस रिमोर्स नहीं था। ये किसका सिंडिकेशन है? साइकेट्रिस्ट ऐसे लोग को सैडिस्ट कहते हैं। सैडिज्म इज अ टिपिकल टाइप ऑफ परवर्सिटी रहते, एंड ये टिपिकल जो परवर्सिटी है, ये दूसरों को तकलीफ देने में आनंद होता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि प्रवीण ने देखो, he has not only killed his own brother but he has killed the very concept of the brotherhood। उसने भाई ने क्यों नहीं मारा? जिस भाई ने उसको छोटे से बचपन से बड़ा किया, प्रवीण को उसने नौकरी लगाई थी, रिलायंस में लगाई थी, 75,000 per month he was getting। Praveen was getting all this amount from because of the only Pramod। और इतना ही नहीं तो प्रवीण ने क्रॉस एग्जामिनेशन ये भी एडमिट कर लिया कि मैं कुछ काम नहीं करता था, फिर भी मुझे 75,000 रुपए दरमाह मिलते थे। ये देखो, एक घर बैठे आदमी को इतनी तरह से तनख्वाह मिलना। वी स्टिल आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग। एक चीज को लेकर के अब तक किसी के जहन में, शायद आप इस पर रोशनी डाल पाए या शायद नहीं डाल पाए, व्हाट वाज द मोटिव? व्हाई डिड ही किल हिज ब्रदर? अपने भाई को क्यों मारा? क्रिमिनल लॉ में सबसे पहले, जैसे कि आप खुद यहां पे कह चुके हैं कितनी बार, सबसे पहले ये देखा जाता है कि इसका मकसद क्या है, इससे फायदा किसको होगा। इस योजनाबद्ध तरीके से, ठंडे दिमाग से, ठंडे खून से, आपने जैसे कहा बर्फीले खून से, ठंडे खून से नहीं, बर्फीले खून से, बिल्कुल सही, बर्फीले खून से, योजनाबद्ध तरीके से, एक सोची समझी रणनीति से जाके अपने भाई का कत्ल करना, आखिर क्यों? आपको समझ में आया? हाँ, मुझे पूरे मालूम है। देखिए, उसने तो उसके पैसे का लालची था, और पैसे का लालची था। हमारा ये कहना था कि उसने 1 करोड़ रुपए की मांग की। हालांकि ये कोर्ट ने हमारा पॉइंट एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन जो एसएमएस थ्रेटनिंग है वो उससे इंटरकनेक्ट होता है।
और ये बजाज जी, ये बात तो बिल्कुल नहीं है कि हर कोई गुनाह में मोटिव होना चाहिए। मोटिवलेस क्राइम इज मोर डेंजरस देन मोटिवेटेड क्राइम, क्योंकि हर कोई मोटिव में कोई मकसद रहता है आरोपी को, उसको मॉरल जस्टिफिकेशन रहता है। And that is something which is understandable. Absolutely. Yeah, एक इंटेलिजिबल Yes, चीज रहती है। but if I would say that if there is no motive, then it amounts to perversity. अच्छा, मैं perversity मानता नहीं इसको, क्योंकि बड़े दिमाग से, शैतानी दिमाग से जवाब देता था और कहीं हंसता था, जैसे वो कोर्ट में आता था तो वो सब कैमरा वाले को सिग्नल देता था, उनके पास हाथ दिखाता था। ये इंडिकेशन क्या है? तो जो उसके एक जहन में था कि मेरा भाई आगे चल रहा है, पैसे मुझे नहीं मिल रहे, इतने 75, he was, I would say, I can describe his nature as a very greedy person. Greedy person. Yes. लालची शख्स। लालची। और इस लालच में, पैसे के लालच में, शोहरत के लालच में, इन सब चीजों के लालच में उन्होंने अपने भाई का ही कत्ल कर दिया। मैं ऐसा कहता हूँ, ये तो हमने दावे से तो हमने अभी प्रूव कर दिया है, ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन, कोर्ट के सामने हमने प्रूव। Right, we're getting a lot of SMSs for you from all over the place. Bhavya says, I'm so impressed by your work. It is amazing that you've been able to get convictions in practically all the cases that you've fought so far, at least whatever we have seen. Ritesh Agarwal साहब लिखते हैं कल्याण से, उज्जवल निकम sir, you are the star and the best lawyer of India. सुरेंद्र गुप्ते साहब पूछ रहे हैं, Mr. Nikam, don't you think our judiciary needs a major revamp and perhaps even our laws need to be looked at again? That is, I Would agree you with agree you. with that? I agree with you. फिर भी अपनी ये जो ट्रायल चली है वो बहुत जल्दी खत्म हो चुकी है। अभी देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है और जितने में हाई प्रोफाइल केसेस जहां तक रहते हैं, उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को थोड़ा उनका प्रेशर रहता है कि किस तरह से, तो थोड़ा सा प्रोसेस में, प्रोसीजर में थोड़ा तो मॉडिफिकेशन चाहिए। राइट, आपने बात करी मुंडे साहब की, गोपीनाथ मुंडे साहब के सामने प्रमोद जी ने क्या कहा कि भाई मेरे ही भाई ने मुझे गोली मार दी, क्यों किया? दैट आई थिंक वाज टेलिंग एविडेंस। एब्सोल्युटली। लेट्स ट्राई एंड शो यू अगेन। ये आप पहले भी देख चुके हैं कि गोपीनाथ मुंडे जी ने क्या कहा, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार फिर दिखाना चाहेंगे। लेट्स टेक अ लुक एट मिस्टर मुंडे टॉकिंग आफ्टर द ट्रायल, आफ्टर द सेंटेंसिंग, नॉट आफ्टर द ट्रायल। सेंटेंसिंग के बाद जब सब लोग बाहर आए, पूरे का पूरा परिवार, सपरिवार जब सब लोग बाहर आए, मुंडे साहब ने क्या कहा एक बार फिर हम आपको दिखाना चाहेंगे। याद रहे, अब तक जो स्पेकुलेशन चल रही थी, लोगों के बीच में जो बातचीत चल रही थी कि आफ्टर ऑल इसका मोटिव क्या है, वो बिल्कुल स्पष्ट तौर से उज्जवल निकम साहब ने साफ कर दिया है कि मोटिव इसका पैसा था। पैसा और शोहरत, ग्रीड, लालच, ये था मोटिव, मकसद था लालच और पैसा। शोहरत मिले, पैसा मिले, मेरे भाई के पास पैसा भी है, शोहरत भी है, शक्ति भी है, राजनीतिक शक्ति भी है, आखिरकार ये सब मेरे पास क्यों नहीं है? इसको लेकर के, क्योंकि वो बचा नहीं पाया ये सब, इसलिए जाकर के प्रवीण महाजन ने एक योजनाबद्ध तरीके से, बिल्कुल बर्फीले खून से अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। देखते हैं गोपीनाथ मुंडे साहब ने क्या कहा। प्रमोद महाजन की हत्या के कारण हमारे फैमिली का, भारतीय जनता पार्टी का, देश का और समाज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वो हादसे से आज तक महाजन परिवार, मुंडे परिवार बाहर नहीं आया है। हमें इस हादसे से बाहर आने के लिए कई साल लगेंगे। आज प्रमोद जी की हत्या का फैसला कोर्ट ने सुनवाया है और आरोपी को उम्र कैद की सजा दी है। हमें लगता है कि प्रमोद जी की हत्या हुई थी और हत्यारे को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। उसके लिए हमें जस्टिस मिला ऐसा लगता है। 20 महीने के बाद हमें लगता है कि न्यायालय ने हमें न्याय दिया है। इस 20 महीने में केस चलाने में, प्रमोद जी को जब हॉस्पिटल में एडमिट किया तब से लेकर आज तक कई लोगों ने महाजन परिवार को सहयोग दिया है, साथ दिया है। उनका भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और विशेषतः मीडिया ने भी इस सारे संकट में से हम गुजर रहे थे, तब मीडिया ने भी हमें साथ दिया है। उनके लिए मैं उनका भी आभारी हूँ। ये अभी तो कोर्ट ने फैसला सुनवाया है, ये जजमेंट आएगा। जजमेंट हम भी पढ़ेंगे, हमारे लॉयर भी पढ़ेंगे और हमारे लॉयर। उज्जवल निकम साहब अभी हमारे साथ हैं। निकम साहब,
काफी लोग ये पूछ रहे हैं कि काफी प्रोसीडिंग्स इन कैमरा रही, तो उसको हम रिपोर्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। Why did that have to happen? क्यों? देखिए, ये मैंने कल भी कहा था आर्गुमेंट के टाइम में कि उसकी तो दुश्मनी थी प्रवीण को, ये तो साफ जाहिर होता है, जिस तरह से गोलियां उसने उस पर डाल दी प्रमोद जी पे। पर प्रवीण वहां ठहरा नहीं। प्रमोद को मारने के बाद भी ना उसको रिपेंटेंस था ना रिमोर्स था। फिर भी प्रवीण ने कोर्ट में जानबूझकर ऐसे कुछ गलत इंजाम एलिगेशन कर रहा था इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द प्रमोद महाजन, deliberately, which has no way in any way concern with the fact of the murder. Or I can understand if he was trying to justify, yes, I did commit murder for this particular thing. No, he was not doing that also. तो ये कैरेक्टर असैसिनेशन डेलिबरेटली क्यों कर रहा था कि हालांकि वो चाहता था कि प्रमोद के मर्डर के बाद उनकी फैमिली एक हमेशा एक उनके मन में डाउट रहे, एक हमेशा वो रेस्टलेस रहे। और इसलिए मैंने कहा था कि संभावित, संस्कृत में कहते हैं बस जी बजाज जी, संभावित से चाकित मरनात अतिरिच्यते। फॉर गुड पीपल डिफेमेशन इज मोर टॉर्चर्स, मोर ट्रबलसम देन द फिजिकल डेथ। और यही उसका मकसद था। और इसको मैंने कहा कि इसको करते हैं सैडिस्ट परवर्सिटी। और यहां पर एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आपने बात छेड़ी है, जहां तक प्रवीण जी की पत्नी का सवाल है, सारंगी जी, हाउ वाज शी ऑन द स्टैंड, अगर आप बताएं। शी वाज आल्सो क्रॉस एग्जामिन्ड। नो, she was cross examined, but you see, her role was limited. She said that I gave the SMS, I sent the SMS to Pramod as per instruction from my husband. My friend Mr. Pradhan had cross examined her. और उसने कहा कि सारंगी ने, मेरे पति ने मुझे कहा कि आप SMS भेज दो, तो उसने कहा कि मैंने 15 को SMS। देखिए ये कैसी सोची चाली है। प्रवीण ऑन ओथ कहता है कि मैंने SMS भेज दिया। कब भेज दिया? 14 को भेज दिया। वो कहती है मैंने 14 को भूल गई तो 15 को भेज दिया। तो ये इसमें तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई ना। भाई झूठ बोलने, एक झूठ बोला तो दूसरा झूठ सच ये करने के लिए दूसरा झूठ बोला। और सारंगी जी ने क्या कहा वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। वील शो दैट यू इन जस्ट अ मिनट। 2 मिनट में हम आपको दिखाएंगे कि सारंगी जी ने क्या कहा। सारंगी जो प्रवीण जी की पत्नी है, उन्होंने क्या कहा वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल बहुत लोग लिख रहे हैं, somebody is asking what about the Rahul Mahajan drug trial? We'll show you Sarangi in just a minute. सारंगी महाजन जी ने क्या कहा वो हम आपको जरूर दिखाएंगे सिर्फ 1 मिनट के बाद। प्रकाश जी लिख रहे हैं फैंटास्टिक जॉब ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मिस्टर उज्जवल निकम दिल्ली से लिख रहे हैं। भव्य जी लिख रहे हैं डू यू थिंक करप्शन एग्जिस्ट इन सेवरल हाई प्रोफाइल केसेस? वुड यू केयर टू कमेंट सर? Absolutely, it's a wrong notion that there's a... Wrong notion. What the hell did you expect? You can't expect anything else. Well, let's take a look at Sarangi Mahajan. Poor woman. I mean, more than anybody else, she's been left completely alone. प्रवीण महाजन जी ने जो अपने भाई का कत्ल किया, उसके बाद उन्हीं की पत्नी बिल्कुल अकेली पड़ गई, पूरे महाजन परिवार से बिल्कुल अलग हो गई। इसके बावजूद कि राहुल महाजन जी ने यह कहा है कि अभी वो उनका परिवार हमारे साथ है, ऐसा उन्होंने कहा है, लेकिन फिर भी साफ तौर पर वस्तु स्थिति ये है कि इस वक्त सारंगी महाजन अपने पति की करतूत की वजह से बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं। जस्ट टेक अ लुक। आज के फैसले के लिए मैं पूरी तरह से तैयार थी और आगे हाईकोर्ट जाने के लिए मैं मेरे 2 भाइयों के साथ पूरी तरह से तैयार होकर हाईकोर्ट जाऊंगी। तो क्या आप रिलैक्स हुई है, जैसे कि इनको फांसी की सजा सुनाई जाने वाली थी, हमला केस किया, तो क्या थोड़ी बहुत आप रिलैक्स हुई है? हाँ, रिलैक्स हुई। अच्छा मैडम, आपने क्या अपेक्षा की थी? क्या आपको लग रहा था कि सजा उम्र कैद होगी? प्लान क्या है आपका? आपके आगे के बारे में क्या, जो हाईकोर्ट में केस लड़ने वाले हैं, इसके बारे में क्या बताएंगे? अभी तो कुछ सोचा नहीं है मैंने फ्यूचर के प्लान के बारे में। पहले मैं मेरा बच्चों का करियर देखूंगी और मेरे हस्बैंड को जल्दी से जल्दी कैसे छुड़ाया जाए इसकी कोशिश करूंगी। सारंगी महाजन की आखिरकार क्या गलती थी? रेखा महाजन की क्या गलती है? पूनम महाजन की क्या गलती है? राहुल महाजन की क्या गलती है? राहुल महाजन किसी और केस में फंसे हुए हैं, वो अलग केस है, लेकिन वो उनका अपना केस है, उनका व्यक्तिगत केस है। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर गुनाह किया नहीं किया, इसके बारे में तो खैर शायद आगे चल करके कोर्ट ही तय करेगा। लेकिन इन सब लोगों की क्या गलती रही कि आज प्रमोद महाजन हमारे बीच नहीं है?
अब्दुल साहब, इतने केसेस आपने लड़े हैं, इतनी आपने चीजें देखी हैं, आखिरकार जो परिवारजन जो पीछे रह जाते हैं, इतनी बड़ी दरार पड़ गई अब एक परिवार में, पूरा परिवार अलग थलग हो गया। हाँ, मानता हूँ। Tragic, isn't it? I mean, this is... It's a very sad thing. Definitely, it's a very unfortunate thing that a well-literate family, this is on account of the, I would say, the madness of one particular person. The whole family is divided. Pramod families, also they lost the love and affection of the father and the husband. Similarly, Praveen's wife also lost her. That way, they were lost in means for about 14 or more than the 14 years. How we don't know, because now life imprisonment till the termination of the life, he will require to be remain in the jail. मतलब पहले की तरह नहीं है कि नहीं, ऐसा तो कोई नहीं। अभी जन्म कारावास यानी उम्र कैद बोले तो मरने तक वहां रहना पड़ता है, मरने तक वहां हाँ, और इतना ही नहीं, हालांकि 14 साल के बाद गवर्नमेंट को एक अधिकार रहता है रेमिशन देने का। जहां तक मैं बजाज जी एक केस चलाई थी अहमदनगर को, डेकॉइटी विथ मास रेप, जिसमें कोर्ट ने सभी आरोपी को उम्र कैद की सजा दी, लेकिन मैंने कोर्ट को एक दरखास्त की थी कि इनके डेकॉइटी और मास रेप ये देख के इनको जो गवर्नमेंट को एक अधिकार है रेमिशन देने का, 15 अगस्त, 26 जनवरी, महात्मा गांधी जयंती और फेस्टिवल, जो रेमिशन देने का अधिकार है वो भी निकल जाए, क्योंकि ये ऐसे आरोपी समाज में रहने के लायक नहीं रहते। जो डेकॉइट्स थे, जिनका काम था कि डेकॉइटी करना, मास रेप करना, तो कोर्ट ने वो 10 के 10 डेकॉइट को एक उम्र कैद की सजा फरमाई, और ये भी कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट अपना अधिकार इस्तेमाल मत करे, गवर्नमेंट अपना अधिकार इस्तेमाल ना करे। और प्रवीण महाजन के केस में आप क्या कहेंगे कि सरकार को क्या इसमें भी अपना अधिकार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? क्या गांधी जयंती वाले दिन, गणतंत्र दिवस वाले दिन, महाराष्ट्र डे वाले दिन, क्या इनको रेमिशन मिलनी चाहिए? नहीं, देखिए, इसके बारे में मैंने ऐसे कभी कहा नहीं है, लेकिन मैंने ये जरूर कहा है कि प्रवीण ने जो एट्रोसिटीज की है उसके लिए एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बनती है। हालांकि इसमें डिबेट हो सकता है, ये बनती नहीं है, पर्सनल मोटिव है, ये बात हो सकती है, लेकिन जहां तक अभी आई एम रिकमेंडिंग द गवर्नमेंट ऑल्सो, लेट अस सी व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। और आपके मुताबिक प्रवीण महाजन को मृत्यु दंड मिलना चाहिए? हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से उसने किया, क्योंकि एक देखिए प्रवीण महाजन एंड प्रमोद महाजन, वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस आई वुड से, कि प्रमोद महाजन, सम आर born great, some achieve greatness, some have the greatness thrust upon them. Pramod Mahajan fell in the second category. He achieved the greatness on account of his, you see, intelligence, sincerity, dedication, love to a common man. So we often describe such type of person as a personality and not a person. और मेरा ये कहना था कि देखिए, this murder of Pramod Mahajan shocked the entire society at large. Right, absolutely. And what happened over there, we'll try and get Mr. Ujjwal Nikam to talk some more about it. Of course, being a public prosecutor, he's not supposed to divulge some details, but we'll try and get them out anyway. That I promise. And he's always cooperated with us within the ambit of the law. But with certain limits. Right, we'll do that. But लेकिन इसके पहले कि हम उसके ऊपर आए, there's one particular thing that we must discuss, and certainly coming away from a subject as gruesome as and torrid as murder, and as morbid as murder, माफ कीजिएगा. Let's go straight across to our correspondent आशुतोष पाठक. आशुतोष पाठक जी इस वक्त हमारे साथ हैं. याद रहे, आशुतोष पाठक जी हमारे चैनल पर सारा समय NCR पर वो मेरी आवाज सुनो प्रोग्राम भी करते हैं. इस वक्त वो हमारे साथ हैं और हम उनसे पूछते हैं कि जहां तक नर्सरी एडमिशन का सवाल है, याद रहे कि एक याचिका दायर की गई थी जिसके तहत कोर्ट ने यह कहा कि मां बाप के इंटरव्यूज की अब आवश्यकता नहीं है. उसके बाद उच्चतम न्यायालय के पास जब यही चीज गई तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोर्ट्स को कोई अधिकार नहीं है कानून बनाने का और फिर उसको लागू करवाने का. कोर्ट्स को सिर्फ यह अधिकार है कि जो कानून इस वक्त एग्जिस्टेंस में है उन्हीं को इंटरप्रेट करके लागू करवाना. फिलहाल जहां तक नर्सरी एडमिशन का सवाल है, इस वक्त क्या हाल है, हम जानते हैं आशुतोष पाठक जी से. जी आशुतोष जी बताएं. पहले तो राजीव जी एक गुजारिश है लोगों से, लोग लगातार आपके कार्यक्रम के माध्यम से गुजारिश भेजा है, वो पहले हम आपको बता दें. लोगों ने गुजारिश की है कि आरकेबी शो के दौरान कई मुद्दे दिल्ली के, जिसको कैंपेन के रूप में चलाया गया था, रिजर्वेशन का मामला था, पॉलिटिशियन के उम्र का मामला था, ऐसे कई मुद्दे थे. लोगों ने गुजारिश आपसे की है कि आप नर्सरी स्कूल में एडमिशन के ऊपर भी इसके जो निटिग्रिटीज है इसको लेकर के भी कैंपेन शुरू करें. अब हम दूसरी सूचना आपको दें कि 15 दिसंबर से इसका सवाल है आशुतोष जी, मैं जरा स्पष्ट कर दूं. आपने एक गुजारिश की है, मैं जरा स्पष्ट कर दूं,
इसके लिए आपको हम सबके चहीते आपके सारा समय एनसीआर के एडिटर इन चीफ संजय काव साहब से बात करनी पड़ेगी। जैसे ही संजय काव साहब हुक्म करेंगे हम इसके ऊपर जरूर एक कैंपेन चलाएंगे। जी बताएं आशुतोष जी। 15 दिसंबर से राजीव जी दिल्ली में फॉर्म बिकने शुरू होने चाहिए थे। आज 19 दिसंबर है। आज ज्यादातर अभिभावकों से जो हमारी बात हुई, जो हमारे पास जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, उसमें लोग एक स्कूल से दूसरे स्कूल तक भागदौड़ करते रहे। एक एक अभिभावक के पास कम से कम 10 से 15 स्कूल के फॉर्म्स थे और जिस अदालत के कह सकते हैं कि एक जो अनुमति मिली है, जिसको कि स्वायत्तता का आधार बना करके स्कूल प्रबंधन मनमौजी कर रहा है, आपमौजी कर रहा है, आज वो फिर सामने आ रहा है। स्कूल प्रबंधन का ये कहना है कि अदालत ने कहा है कि आप इंटरैक्शन करिए और इंटरव्यू की छूट दे दी है। असल में अदालत ने ये कहा था कि आप अभिभावकों से इंटरैक्ट कर सकते हैं, इंटरव्यू नहीं कर सकते हैं। और आज उसी का अलग अलग तरीके से अलग अलग स्कूल अपने गाइडलाइंस बनाने में लगा हुआ है और ये अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कब से अभिभावकों को फॉर्म बाजाप्ता मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक मिनट आशुतोष जी, ये तो आपने क्लियर कर दिया, लेकिन एक सवाल जो बहुत अहम सवाल है और ये क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई वुड लाइक यू टू आंसर दैट। क्या कोर्ट का जो ऑर्डर आया वो एक बड़ा इक्विटेबल ऑर्डर है, बहुत फेयर ऑर्डर है? वंस अगेन उच्चतम न्यायालय का जो आदेश आया है, क्या उस आदेश की आड़ में एक बार फिर जैसा कि पहले आरोप लगाए जाते थे, क्या स्कूल्स की मैनेजमेंट एक बार फिर पेरेंट्स के साथ अनफेयर हो रही हैं? क्या एक बार फिर उनसे बहुत ज्यादा डिमांड्स की जा रही हैं जैसे कि पहले की जाती थी? आशुतोष जी बताएं। बिल्कुल अनफेयर हो रही है, झूठ बोल रही है स्कूल प्रबंधन। सरकार भी झूठ बोल रही है। सरकार कह रही है कि हम अदालत में जाएंगे, स्कूल प्रबंधन कह रहा है कि हम कोई इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, हम कोई अनफेयर डिमांड नहीं कर मांग रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी छुपे दरवाजे से आज भी अंग्रेजी आती है कि नहीं अभिभावकों को, ये इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। और ज्यादातर अभिभावक हमको मिले, उन्होंने यही कहा कि भाई अब तो हम लोगों को इंटरव्यू देना पड़ेगा। हमने अभी राजीव जी जो मलिक साहब आए थे 7:30 बजे हमारे कार्यक्रम में, उनसे हमने पूछा था कि क्या अगर कोई मर्डरर है, उसका बच्चा अगर आपके स्कूल में दाखिला लेना चाहता है, तो आप उनके माता पिता से ये पूछेंगे कि भाई आपने मर्डर किया और आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है। ये राइट टू एजुकेशन का भी मामला है, इस पर सरकार भी चुप्पी साधे हुए है और स्कूल प्रबंधन भी चुप्पी साधे हुए है। Right, and as promised, right here on the show, we will request our editor-in-chief, Mr. Sanjay Kaur, editor-in-chief of Sara Samay NCR, to give us permission to carry a full campaign on nursery admissions. आशुतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। एंड दिस इज फॉर आवर व्यूअर्स, जहां तक हमारे दर्शकों का सवाल है, आप बताएं कि जो नर्सरी एडमिशंस हैं क्या अभी फेयर हैं, अनफेयर हैं, जैसा कि आशुतोष जी अभी तक बता रहे थे? आपको क्या लगता है कि इसमें क्या होना चाहिए? क्या कोर्ट को एक बार फिर इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप आर के भी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 59090 पर आप अपने एसएमएस भेजें। राइट, टाइम फॉर अस टू टेक अ ब्रेक, टाइम फॉर अस टू टेक अ वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक। व्हेन वी कम बैक, मिस्टर Ujjwal Nikam will still be here with us in Mumbai, and we'll of course be talking to him about the Praveen Mahajan case. But that's after the break. Right, as far as the break is concerned, as our producer informs us, we will take a break much later. He doesn't want us to take a break at the moment. We will take a break after a little while. We'll take a break after a little while. Right, he wants us to take a break right now. Thank you so much, Mr. Mahesh Singh. Time for a break. The RKB Show सह प्रायोजक St. Anzo's IT Graduate Program. Now it's your time to shine. और Regency Estate, a new beginning of life. एक तरफ ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा, दूसरी ओर 40,000 परिवारों का बसेरा। ये देश आजाद नहीं हुआ था तब से ये हमारे घर है। 52 साल से रह रहा हूँ। अभी आके तुम लोग को जाओ जाओ बोले तो कहाँ जाएगा? मरेगा तो इधर मरेगा। हजारों की तादाद में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है, ये और इन सारे लोगों की एक ही चाहत है, इनका आशियाना जो है वो सुरक्षित रहे। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि एक भी झोपड़ी यहाँ से टूटे नहीं। ये जो आज मंच दिखाई दे रहा है और नेतागण दिखाई दे रहे हैं, ये सहारा की मेहरबानी है कि इनको यहाँ पर आना पड़ा और जनता की आवाज को सुनना पड़ा। हमारे घर बचाने में सबसे बड़ा हाथ सारा समय। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ये राजनेता अपनी रोटी न सेकते हुए इन घरों की रोजी रोटी और इन घरों को सलामत रखें। The RKB Show सह प्रायोजक St. Anzo's IT Graduate Program. Now it's your time to shine. और Regency Estate, a new beginning of life. Right, welcome back after the break.
एंड एट द मोमेंट विद अस स्टिल मिस्टर उज्जवल निकम साहब हमारे साथ ही हैं, और उनके लिए यदि आपके पास कोई सवाल है, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके एसएमएस में जरूर पढ़ूंगा। आपके पास अगर कोई सवाल है उज्जवल निकम जी के लिए तो जरूर लिखें, आप आगे भी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 59090 पर आप अपने एसएमएस भेजें। इन केस यू वाचिंग अस अब्रॉड, प्लीज डू सेंड योर ईमेल्स ऑन rkbs@rosme.com। उज्जवल निकम साहब से हम ये पूछेंगे कि आखिरकार जहां तक उनका रेट है, कन्विक्शन का जो रेट है, वो कितने दिनों से 100% कैसे चल रहा है, 100% कैसे चल रहा है, क्या किया है उन्होंने, किसकी पूजा की है, क्या यज्ञ उन्होंने घर में करवाया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज है 19 दिसंबर, आज शनि भी वक्रीय हो गया है। इन सब चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे उज्जवल निकम साहब से, लेकिन उसके पहले देख लें अब तक की खास खबरें, यानी वन लुक एट द हेडलाइंस। मोदी के निशाने पर फिर आए प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में मोदी ने केंद्र पर लगाया अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का आरोप। गुजरात में फिर शुरू हुआ आमिर खान का विरोध। वडोदरा में सरकार पटेल समूह के लोगों ने तारे जमीन पर फिल्म के पोस्टर फाड़े। हिमाचल में खत्म हुआ दूसरे दौर का मतदान। बगैर पहचान पत्र वोट डालने पहुंचे कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का कर्मचारियों ने वोटिंग से रोका। राजधानी के स्कूलों में नर्सरी दाखिले के लिए बढ़े पेरेंट्स की धड़कनें। स्कूलों की मनमानी से हैं परेशान। और महाराष्ट्र के भुसावल में बच्चों को दिया गया करंट का झटका। हंगामा के लिए मिली ये सजा, टीचर गिरफ्तार। राइट, स्टिल विद अस मिस्टर उज्जवल निकम साहब। सुरेंद्र गुप्ता जी लिखते हैं कि निकम साहब आप फैजल को फॉरवर्ड ना बुलाएं, हो सकता है कि इसकी आड़ में वो बच जाए। किसको मत बुलाएं? माफ कीजिएगा, प्रवीण को, फैजल को नहीं। हाँ। फैजल के बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। जी, प्रवीण महाजन को आप फॉरवर्ड ना बुलाएं, कहीं इसके आड़ में वो कहीं बच ना जाए कि मैं तो मेंटली अनबैलेंस हूं, मेरी मानसिक स्थिति अस्थिर है। देखिए, प्रवीण ने ये कहीं बचाव नहीं लिया है। प्रवीण अगर ये because you're sure that defense was not acceptable, could not have been accepted by the court. So उसका जो है कहना है कि भाई ये एक्सीडेंट फायर है, वो ये कहता है कि मैंने कोई इंटेंशनल फायर नहीं किया। वो ये भी मानता है कि मैं प्रमोद के आवास में गया था, हमारी कुछ बातचीत हुई, फिर हाथापाई हो गई, और हाथापाई में पिस्तौल मैंने टेबल पर रखा था, उसमें गोली छूट गई, एंड देयरफॉर आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन, आई सरेंडर बिफोर दैट। तो एक प्रवीण ने एक बड़ा सोची हुई ये बचाव लिया है। ये कभी कहता नहीं प्रवीण कि मेरा मेंटल स्थिति ठीक नहीं थी, मैं गुस्से में आया था, मैं गुस्से में काबू नहीं हुआ। Even though he could have taken that plea, actually we all expected, हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कहीं ना कहीं मानसिक अस्थिरता की रक्षात्मक रणनीति अपनाएंगे। कैसे मान सकता था? देखो, थाना में रहता है, थाना में से हमने उधर का वॉचमैन का एग्जामिन किया था। वॉचमैन ने कहा कि वो 5 साढ़े 5 बजे गाड़ी निकल के पड़ा है बाहर। अगर 5 साढ़े 5 बजे से तो बंबई आना है तो 1 घंटा लगता है, या 7 साढ़े 7 बजे पहुंचता है, पूरी पिस्तौल के साथ आता है, लोडेड पिस्तौल आता है। ये उसने कहा भी नहीं। देखिए बजाज जी, ये उसने प्रवीण ने कहीं कहा नहीं कि मैं हमेशा पिस्तौल कैरी करता हूं, और उस दिन क्यों कैरी करता, इसका एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है। अगर खुद प्रवीण ऑन ओथ एविडेंस देता है तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं थी ये कहने का? इसका मतलब है इफ ही कैरीज द लोडेड पिस्तौल विथ स्पेसिफिक इंटेंशन है, इसका मतलब है ही कमिटेड मर्डर आफ्टर प्रीवियस प्लानिंग, एंड नॉट ओनली दैट, यू सी ही एंजॉयड द मर्डर ऑफ प्रमोद महाजन। दैट इज द मोस्ट शॉकिंग। और ये लोगों, ये कौन लोगों में ऐसी प्रवृत्ति रहती है कि दुर्जनाय शिक्षकों भी सज्जनों नहीं जायवते। इसका मतलब है कि दुर्जन को कितना भी अपन शिक्षण दिया तो सज्जन नहीं बनते हैं। तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि जो उसका मानसिक इम्बैलेंस है, एक मेंटली डिरेल था, ये गुस्से में काबू नहीं, ये ऐसा उसने कुछ नहीं किया, उसका ऐसा स्टैंड ही नहीं था कोर्ट में। एक उसका डेफिनेट कैलकुलेटेड मूव थी। Very calculated murder, cold-blooded murder, frozen-blooded murder. You call that a new term? Yeah, of course, I said. but what about his kids? As far as Praveen's kids are concerned, they, I don't know, bad state, isn't it? Praveen case is bad state? Praveen's children, Praveen Mahajan. Oh, I have no personal idea about that. And don't you ever feel anything like that whenever you? As a human being, I have every sympathy for all those people. But as a public prosecutor, definitely no. As a human being, definitely I have. लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक बात बजाजी, मैं आपको ये भी सवाल कर रहा हूँ कि प्रिंट मीडिया में देख रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल के देख रहा हूँ, आप सारंगी को बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके बच्चों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्यों? प्रवीण जेल में चला गया, जो प्रमोद मर गया जेल में, खत्म, यहां जिंदगी उसकी नहीं बसी, उसकी बीवी, उसके बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोचते? तो ये जो मैं क्या कह रहा हूं कि हर कोई अभी मीडिया जो है
और जो आरोपी जो है उसको ग्लोरिफिकेशन करती है, आरोपी नहीं तो उसके सरदार उसको ग्लोरिफिकेशन, या कहना ये ठीक होगा? कई मैंने सुना पेपर में सारंगी कह रही है, हाँ मैं राजनीति में पढ़ने की बात भी सोच सकती हूँ। अगर ये तो दिस इज वेरी डेंजरस। शी इज नॉट रिपेंडिंग फॉर द एक्ट कमिटेड बाय हर हस्बैंड। और अगर ये उनके बच्चे लोग भी वो ट्रायल सुनने के आते, मुझे एक सवाल उठता था कि ये बच्चे लोग क्यों आ रहे हैं ट्रायल देखने को, क्यों आ रहे हैं? कि उनके पिताजी ट्रायल चल रहे। ऐसी तो कुछ बात नहीं है कि प्रवीण को खामोखाम इस मर्डर केस में फंसाया गया है। प्रवीण खुद कहता था कि हाँ मैं गया, पिस्तौल लेके गया, गोली चली, उसका बचाव क्या, एक्सीडेंट फायर था। पर इस तरह से ये करना, उन्होंने एक चैनल पे इंटरव्यूज देना, देखिए प्रमोद महाजन की फैमिली ने कोई इंटरव्यू अभी तक दिया नहीं, मैंने तो कहीं देखा नहीं, मेरे वजह सिर्फ मैं। पूनम जी आई हैं यहाँ पे। अब पूनम शी इज इन द पॉलिटिक्स, शी मे गिव इंटरव्यू, आई एम लिस्ट कंसर्न अबाउट। लेकिन यहाँ पर टू बी वेरी फेयर टू हर, टू बी वेरी फेयर टू पूनम महाजन, उन्होंने कभी ट्रायल के बारे में बात नहीं की है, पिताजी के बारे में। मैं ट्रायल के बारे में पूछ रहा हूँ, उन्होंने अगर नहीं फिर क्या है? नहीं वो दे मत दे, उसके मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा ताल्लुक ये है कि प्रवीण जेल में से जाने से एक बहुत ये हो गया है, हल्लकुल मच गया है, जो मीडिया जो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही है कि प्रवीण पे। देखिए जिसने गुनाह किए उसके तो फूड्स तो बाकी कॉन्सिक्वेंसेस। हम अपने दर्शकों से ये पूछना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं हम लोग प्रवीण महाजन को लायनाइज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रवीण महाजन के परिवार के साथ हम कुछ ज्यादा ही सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग ज्यादा ही सिंपैथी दे रहे हैं प्रवीण महाजन की फैमिली को, प्रमोद महाजन की फैमिली के बनस्पत? कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि सारंगी को हम जिस प्रकार प्रेजेंट कर रहे हैं एक बड़े ट्रैजिक फिगर के रूप में, और बार बार जब वो कह रही हैं कि हो सकता है कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लें, हो सकता है, स्पेकुलेशन चल रही थी कि हो सकता है कि आगे चल करके वो पॉलिटिक्स में भी आ जाएं, जैसा कि अभी उज्जवल निकम साहब ने कहा, कहीं ना कहीं हम लोग कहीं गलती तो नहीं कर रहे? आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं? आप जरूर लिखें, आप आगे भी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 59090 पर आप अपने एसएमएस भेजें। सवाल यह है, क्या आप ये सोचते हैं कि कहीं मीडिया गलती कर रहा है? और दूसरा सवाल, क्या आप सारंगी महाजन को पॉलिटिक्स में देखना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि सारंगी महाजन पॉलिटिक्स में आए? आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं? आप जरूर लिखें। और अगर आप हमें विदेश में देख रहे हैं तो आप ईमेल भेजें on rkb@sarasame.com, that's rkb@sarasame.com। उज्जवल निकम साहब हमारे साथ ही रहेंगे। फिलहाल आपको ये बता दें, एक अच्छी खबर आखिरकार आई है ठाणे जिले में। याद रहे कि कल एक महिला को तेंदुए ने बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया था। आज उसको अस्पताल में भर्ती किया गया। उसी तेंदुए को कहा गया है वन विभाग द्वारा कि उसी तेंदुए को अभी आधे घंटे पहले पकड़ लिया गया है, उसी तेंदुए को पकड़ लिया गया। बट फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट टुक प्लेस इन ठाणे, देन वी विल स्पीक टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद राय। विनोद राय जी से हम अपनी बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको दिखा दें कि वस्तुस्थिति इस वक्त क्या है। ये है महिला जिनके ऊपर हमला हुआ, तेंदुए ने इनको मारा, और इस वक्त हमारे साथ हैं इसी के बारे में बात करने के लिए विनोद राय जी। विनोद जी बताएं। सर हम बता दें कि करीब यह जो मशक्कत चली है थाने के खोपट इलाके में, करीब 13 से 14 घंटों तक यह मशक्कत चली है, जहां वन विभाग के अधिकारी हों अथवा पुलिस प्रशासन के अधिकारी हों अथवा ये अग्निशमन दल के अधिकारी हों, इन्होंने लगातार 14 घंटों तक यह प्रयास किया था कि किसी प्रकार की अनहोनी घटना न हो और यह तेंदुआ कब्जे में आए। वो आखिर हम अभी यह जानकारी सामने आई है कि तेंदुए को बेहोश कर दिया गया है और अभी कुछ समय पश्चात ही उसे अपने कब्जे में वन अधिकारी यहाँ ले लेंगे। जी सर। लेकिन विनोद राय जी ये बताएं कि जहां तक उस तेंदुए का सवाल है, उसको आइडेंटिफाई क्या वास्तविकता में कर लिया गया है और किस प्रकार उसको आइडेंटिफाई किया गया है? वन विभाग के जो अधिकारी हैं, क्या उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया है पग मार्क्स के द्वारा या किस चीज द्वारा कि ये वही तेंदुआ है जिसने इस महिला पर हमला किया? जी बताएं। जी सर, जैसा कि हम सुबह से ही दिखाते आ रहे हैं लगातार कि एक महिला यहाँ जो थाने के खोपट इलाके में रहती है, सुबह अपने बच्चे के साथ जब वो निकली, उसी दरमियान यह जो इलाका है जो प्रॉपर्टी और कंक्रीट का एक तरह से कंक्रीट के जंगल कहा जाए तो कहीं सही होगा कि यह जो इलाका है उस इलाके से जब यह निकल रही थी, उसी दरमियान इस तेंदुए ने महिला पर, श्रद्धा नामक महिला पर हमला किया, जिसे थाने के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उस दरमियान जो डॉक्टर थे वे नहीं मान रहे थे कि जो जख्म है वे किसी तेंदुए के होंगे, किंतु कुछ समय पश्चात ही जैसे यह सूचना आई कि उसी इलाके से सटे ये बाटा कंपाउंड में यह तेंदुआ छुपा हुआ है, तो पुलिस के प्रशासन के अधिकारियों तो वन अधिकारियों उन्होंने साफ किया कि यह तेंदुआ था और अब इसे अपने कब्जे में उन्होंने लिया है।
जी विनोद राय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। एंड वंस अगेन द लेपर्ड सीजन इज अपॉन अस, द पैंथर सीजन इज बैक अपॉन अस, एंड स्टिल विद अस ऑफ कोर्स मिस्टर उज्जवल निकम। उज्जवल निकम साहब, जहां तक प्रवीण महाजन जी का सवाल है, ये पूछना शायद ठीक नहीं होगा कि भाई कितनी उम्मीद है कि उसको मृत्युदंड मिलेगा वगैरह वगैरह, दैट्स नॉट अ वेरी फेयर क्वेश्चन, दैट्स नॉट अ वेरी फेयर क्वेश्चन। लेकिन फिर भी इस ट्रायल में सबसे पेचीदा चीज क्या लगी आपको? कौन सी वो ऐसी चीज थी जहां पर सबसे ज्यादा मुश्किल आई आपको अपना केस प्रूव करने के लिए? मेरे हिसाब से तो कोई मुश्किल हमें नहीं आई, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन वॉज वेरी ट्रांसपेरेंट एंड पुलिस ऑफिसर डिड देयर जॉब वेरी सिंसियरली एंड वेरी ऑनेस्टली। जहां तक गवाह का सवाल है, तो इस केस में तो गवाह गोपीनाथ मुंडे खुद थे, उनकी पत्नी प्रज्ञा मुंडे थी और प्रमोद महाजन की भी पत्नी उनका एविडेंस हुआ। हालांकि एक बात जरूर है कि जो प्रमोद का मोबाइल था, प्रमोद जी का, वो इन्वेस्टिगेशन के टाइम में सीज नहीं हुआ था, जिसमें एसएमएस की बात थी। लेकिन जब पुलिस ऑफिसर से मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि इस मोबाइल के बारे में, इस धमकी के बारे में उनको न महाजन कुटुंब में किसी ने बताया नहीं था, इसलिए दे कुड नॉट इंक्लूड। But what about the FIR, the way it was pointed out, the confession of प्रवीण? ये कहा गया था जब पहले दिन प्रवीण महाजन ने सरेंडर किया, उसके बाद उन्हीं के वकील यहीं पर हमारे शो में आए थे और उन्होंने काफी चीजें पॉइंट आउट करी थी कि जिस प्रकार उनकी जो रिपोर्ट लिखी गई है वली पुलिस स्टेशन द्वारा, उसमें बहुत खामियां थी। इज दैट करेक्ट? नहीं, कुछ खामियां कुछ नहीं थी। एक देखिए, आरोपी का वकील तो हर कोई कहते हैं कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन में लैप्सेस है, ये से मेरे हिसाब से तो उसमें कोई खामियां नहीं थी। और जहां तक पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर, देखिए आरोपी जब कोई पुलिस ऑफिसर के सामने गुनाह के कबूली देता है तो एडमिसिबल तो होता ही नहीं है, तो लाख कितने भी गुनाहगर कहो की। तो एक बात थी कि जब वो कह रहा था कि मैंने गुनाह किया है, तो उस टाइम में मैजिस्ट्रेट के सामने भी उसका कन्फेशन हो सकता था, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन पुलिस को बाकी की भी, हाउ पुलिस विल से दैट यस he's telling the and approaching the court. Right, and obviously some madman comes in and says, I have committed offense, then how it should be? So that was all the practical difficulties before the police. Right, a lot of people writing in. This is Nandlal Badra Sahab, Ullasnagar se Badra Sahab, बहुत शुक्रिया आपने लिखा. I'm really surprised to see Mr. Ujjwal Nikam smiling for the first time. It is good to see that he is doing that. No, Badra, I always smile. Anyhow, perhaps you are the first time you must have watched my appearance on the TV. Jagdeep Singh साहब लिखते हैं मुंबई से, I am with Mr. Nikam. Why are you people glorifying Sarangi Mahajan? After all, what about the family of Pramod Mahajan? You must talk about them as well. Here is Arvind from Kalina. Yes, Sarangi should come into politics. She has not committed any crime, and why should she not? It's her right. Mahesh ji लिखते हैं थाने से. Do you think in the Sanjay Dutt case has the court let him off lightly as far as bail is concerned? We know he's not been let off, but he's out on bail. He's out on bail. So he's out on bail. Of course he's on the bail. That is the Supreme Court order. And no you comment. have no comment on the Supreme Court's order? No comment. And he's convicted. So that's it, as far as you are concerned? Absolutely. As far as you are concerned, the matter is over. My war battlefield is over. Now the battle shifts somewhere else as far as the other thing is concerned. I'm not concerned. And what is happening, sir, to the Abu Salim case? That is Pradeep Jain murder case. That's right. Yeah, it will be commenced very soon. The Abu Salim case will commence very soon, very shortly. And we'll come to that in just a minute. लेकिन उसके पहले हम लोग दिखाते हैं आपको, जैसे कि आप जानते हैं, थोड़ी दिन पहले, 2 ही दिन पहले हमारे पास फैजल खान साहब आए थे. We'll come back to Mr. Ujjwal Nikam for summing up in just a minute. फैजल खान साहब हमारे पास आए थे कुछ दिन पहले और काफी रोके गए थे वगैरह. लेकिन आमिर खान साहब के साथ क्या हुआ है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आमिर खान साहब की फिल्म फना जब गुजरात में रिलीज नहीं हो सकी, आमिर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ बहुत कुछ किया था. एक बार फिर आमिर खान के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गई हैं. क्यों प्रोटेस्ट शुरू हो गई हैं, वी डोंट नो, बट once again a lot of people protesting against Mr. Amir Khan. By the way, that has nothing to do with the Faisal case. एक बार फिर आपको बता दें कि ये प्रोटेस्ट जो हो रही हैं, this has got nothing to do with Mr. Faisal Khan. फैजल खान साहब के केस में आज क्या हुआ, हम जाएंगे हमारे संवाददाता शमशाद अहमद के पास से जानने के लिए कि फैजल खान के केस में आज क्या हुआ. याद रहे कि आज फैजल खान का केस भी आने वाला था और वो आया भी आज कोर्ट में. क्या उनको
अपनी कस्टडी अपनी खुद को मिली या नहीं मिली, क्या हुआ उस केस में, वो सब भी हम आपको बताएंगे। शमशाद अहमद जी हमारे साथ होंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे आमिर खान के खिलाफ प्रोटेस्ट। लेट्स टेक अ लुक। What is happening? We'll just try to show you what happened in Ahmedabad and in Vadodara. Vadodara में आज एक protest हुई against Amir Khan. We'd like to show that to you in just a minute. We were not able to run that clip for you. We weren't able to run that clip for you. We'll run for you in just a minute. But before that, let's go straight across to Shamshad Ahmed. We'll try and go across to him and find out what's happening. याद है कि पिछले 3 दिनों से भाई भाई की लड़ाई चल रही है। एक तरफ प्रवीण महाजन ने जहां अपने भाई का कत्ल कर दिया, दूसरी तरफ फैजल खान साहब आमिर खान को एक्यूज कर रहे हैं, उनको भी ये बोल रहे हैं that as far as he is concerned, he is completely and totally in control of his senses. He is completely and totally in control of his senses, and he does not need to be in the custody of anyone. But at the moment, still with us, Mr. Ujjwal Nikam, and Mr. Ujjwal Nikam never spent such a long time in silence. जिया जोशी साहब लिख रहे हैं सावंतवाड़ी से, सर निकम साहब हैज मेड हिज नेम सार्थ उज्जवल। थैंक यू। ये जनाब हैं, ये कह रहे हैं कि वी आर सो प्राउड ऑफ यू, वी आर सो प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव डन, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, प्लीज कीप अप द गुड वर्क एंड एज यू हैव प्रॉमिस्ड अस सर दैट you will stand for election. When are you going to do that? No. I have never said so that I will stand for election. Definitely. Do you think that I should stand for election? I think you should. I think you should. We discussed this even earlier over here. We need honest people. We need honest people in public life. We need people like you in public life. At present, absolutely, I have no idea, and at present, I don't like to think over that issue also. लेकिन ये आपसे जानना चाहेंगे, जहाँ तक आपका सवाल है, ये बातचीत तो हुई भी है पहले कि आपको राज्यसभा का मेंबर बनाना था। आज की तारीख में जो प्रेसिडेंट साहिबा हैं, उन्होंने खुद आपसे बात करी थी, आपको खुद बोला था कि क्या आप राज्यसभा में आना चाहेंगे या नहीं आना चाहेंगे, और उसके बाद आपने रिफ्यूज कर दिया, वो अलग बात है। हाँ। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि आपकी बात हो रही है कि आपको पब्लिक लाइफ में आना चाहिए। हमारी बात हो रही है ऐसा नहीं है, उनका कहना था कि उनकी इच्छा थी प्रेसिडेंट साहब कि आई शुड एंटर इनटू पॉलिटिक्स, और 3 साल बाद पहले उन्होंने बात कही थी कि आप आइए, पॉलिटिक्स में आना जरूरी है। मैंने उनको कहा था कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, हमारा फील्ड ही नहीं है, मेरा टेम्परामेंट क्या एट प्रेजेंट, तो आई डोंट थिंक दैट फील्ड इज सुटेबल टू मी एट प्रेजेंट. At present, the field is not suitable to you, but you might change your mind, right? That depends upon the destiny, I have to say. But you're still not ruling it out. You're not saying no. At present, I'm saying no. At present, you're saying no. No, yes. All right, we'll try and change his mind right here on this show. Right here on this show, we'll try and change his mind. He's going to stand for election. Right. Just kidding. Now we've got Shamshad over here. We'll take Shamshad for just exactly 1 minute. जी शमशाद जी बताएं, जहां तक आज फैजल खान का केस है उसके बारे में बताएं संक्षेप में जी। देखिए सर, आज जिस तरह से हमेशा की तरह फैसल खान इस बार फिर बांद्रा कोर्ट में आए और उन्होंने एक दरखास्त दी थी और उसमें ये अदालत से गुहार लगाई थी कि उन्हें अकेले रहने दिया जाए, क्योंकि वो अपना जीवन अकेले गुजारना चाहते हैं और अपनी जिंदगी खुद जीना चाहते हैं और बिल्कुल दिमागी हालत उनकी ठीक है। तो जिस तरह अदालत में उन्होंने दरखास्त दी थी, तो उसका जवाब अदालत ने आमिर खान से मांगा था। आमिर खान के वकील ने ये कहा कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो उनका जो है यानी फैसल खान का संरक्षण लेना चाहते हैं, कस्टडी लेना चाहते हैं। लेकिन अदालत को चूंकि कोई ठोस सबूत वो नहीं दे पाए कि आखिर उनकी दिमागी हालत ठीक है या नहीं, चूंकि जो फैसल के जो वकील हैं उनके पास जो दलील थी, जो कागजात थे, जो सबूत थे कि जिस तरह से 15 दिसंबर को जो है उनके पिता ताहिर हुसैन ने उनकी कस्टडी वापस ले ली थी और ये कहा था उनका संरक्षण नहीं चाहते हैं, तो 15 दिन वो मिलाकर जिस तरह से आज 22 दिन हो रहा है, तो 22 दिन अगर जोड़ लिया जाए तो फैसल खान बिल्कुल अपने तौर पर अकेले रह रहे हैं। अदालत जो है उनके सारे पर्चे को देखा, सारे तो आज की तारीख में शमशाद जी अदालत का क्या फैसला रहा आज, क्या निर्देश दिया अदालत ने, वो जरा बताएं।
अदालत ने ये फैसला 28 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है और ये कहा है आमिर खान के वकील से कि आप ठोस सबूत दें कि आमिर की फैसल खान की दिमागी हालत ठीक है या नहीं। अगर आपके पास ऐसा सबूत है, क्योंकि उन्होंने आज केएम की रिपोर्ट पेश की थी तो उसको अदालत ने नहीं माना। अदालत ने कहा कि कोई और ठोस सबूत है आपके पास तो पेश करें, उसके बाद जो है अदालत जी। और जहां तक के फैजल का सवाल है, फैजल को क्या फिर एक बार पर्सनल बॉन्ड पर इसी प्रकार छोड़ दिया गया है या फिर उनको किसी और के संरक्षण में छोड़ा गया है? शमशाद जी जी, वो अब बिल्कुल आजाद रहेंगे। जिस तरह उन्होंने नया अपना आशियाना, नया ठिकाना तिलक नगर चेंबूर में बनाया है, बिल्कुल आजाद रहेंगे और खुद जो है अपने बलबूते पर काम करेंगे और बिल्कुल एक आजाद जिंदगी जिएंगे। 28 जनवरी को फिर से शमशाद जी, we'll come back to that. We'll come back to that to talk to you in detail after the 9 o'clock bulletin. During the 9 o'clock bulletin हम आपसे विस्तार से बात करेंगे इसी चीज के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कहने का मतलब ये हुआ कि जनवरी में इसका फैसला सुनाया जाएगा। फिलहाल फैजल खान साहब आजाद हैं, बिल्कुल उसी तरह रहने के लिए जैसा कि अब तक वो रह रहे हैं। पर्सनल बॉन्ड पर उनको रिलीज किया गया है। Still with us, of course, Mr. Ujjwal Nikam. And by the way, we apologize for the fact that we still haven't been able to show you the protest against Amir Khan in Vadodara. We'll try and show it to you before the show gets over. But at the moment, still with us, Mr. Ujjwal Nikam. Ujjwal Nikam साहब, सुनीत साहब लिखते हैं, मुंबई से we feel safe because of good policemen, but feel safer when people like Mr. Ujjwal Nikam are public prosecutors. Wonderful, absolutely wonderful. सरपोदार साहब मुंबई से पूछ रहे हैं कि जो जिस प्रकार आपसे यहां बात हुई थी हम लोगों की, और आपने उस वक्त भी बताया था कि इसके बावजूद के 6 बरस से 11 बरस से आप प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, 14 साल से 14 बरस से 14 बरस से जिस प्रकार आप बनवास में रह रहे हैं मुंबई में, क्या आखिरकार सरकार ने आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करी या नहीं? बजाज जी, मैं एक आपको सवाल करता हूं। एकोमोडेशन तो मैं आज भी होटल में रहता हूं, पर ये आपके जो सहारा के सुब्रतो जो है, वो जो स्पोर्ट्स को कुछ सारा श्री जी की बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे सारा श्री तो बहुत प्रेजेंट करते हैं उस तरह से। क्या ऐसी स्कीम कहाँ है? क्या इट इज ओनली मेंट फॉर द स्पोर्ट्स? राइट, नाउ दैट्स अ क्वेश्चन दैट वील हैव टू पुट टू आवर ऑनरेबल चेयरमैन। ये जो बात पूछी उज्ज्वल निकम साहब ने कि क्या इस किस्म की स्कीम सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए ही है, स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए ही है, या फिर वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जिन्होंने इस किस्म का काम किया हो, क्या उनके लिए है या नहीं? ये आदरणीय सारा श्री, आपके लिए, हमारे सब दर्शकों के लिए जिनको आप श्री सुब्रत राय सारा के नाम से जानते हैं, जिनको हम लोग प्यार से और आदर से सारा श्री के नाम से हम लोग पुकारते हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत और हमारे श्रद्धा केंद्र जो हैं, उनसे हम जरूर जो उज्ज्वल निकम साहब ने बात की है वो जरूर उन तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिर भी लोग ये आपसे पूछना चाहते हैं कि व्हाई डज द गवर्नमेंट नॉट प्रोवाइड यू विद अ प्रॉपर बंगलो एज बिफिट्स अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु हैज बीन फाइटिंग सच हाई प्रोफाइल केसेस इन व्हिच योर ओन लाइफ इज इन डेंजर? You see, the basic thing is I am not in the employment of the government as such. I am not a government employee. This is one of the perhaps more difficulty. But the government is providing me the hotel charges. Of course, it is not, I am not staying in a very big hotel as such. And I made a request to the Chief Minister also, and he said that he will consider sympathetically. But of course, when that day will come, that I don't know. And he is still considering it. That it appears, since I am staying in a present hotel. और अब भी my family stays at जलगांव, और मैं फ्राइडे को ट्रेन पकड़ता हूँ, 450 किलोमीटर मुझे यहाँ से जाना पड़ता है। They don't even give you a special plane. नहीं। Isn't that sad? Isn't that sad? और जोक्स अपार्ट, गंभीर बात है, उज्ज्वल निकम साहब जो इतने हाई प्रोफाइल केसेस लड़ रहे हैं, जो सरकारी वकील हैं, 14 साल से वो मुंबई में रह रहे हैं, तकरीबन बनवास है। राम जी का भी बनवास खत्म हुआ था 14 बरस के बाद, लेकिन इनका बनवास अब तक है। अबू सालेम का केस अब शुरू होने वाला है, न जाने और कितने केसेस शुरू होने वाले हैं। लेकिन अब हमें ये लगता है कि अब तो इनको पब्लिक लाइफ में आ ही जाना चाहिए, अब तो इनको चुनाव लड़ी लेना चाहिए, शायद सरकारी बंगला इनको मिल जाएगा बतौर एक सांसद के रूप में। Thank you very much. Thank you very much. For election now. And congratulations once again, and in prosecuting another case so successfully. Mr. Ujjwal Nikam, congratulations, and we are very, very, very proud of you. Thank you, very kind of you. Thank you so much. Thank you so much, and God bless. Thank you so much. Thank you. Always a pleasure having you on the show. Yes.